Good morning to all of you and welcome back in the subject of organizational behavior. Let me quickly recap what we've done up to now and then we go ahead. Friends, yesterday we just started with the point number 2 in unit number 1, that is scope of organizational behavior, where we just see that there are three main determinants of behavior at the organizations. They are individual behavior, group behavior, and organizational structure. So these are the three main areas which we need to understand for the purpose of understanding the organizational behavior. अगर आपको OB को समझना है तो आपको ये तीन मेन एरियाज जो है, इंपॉर्टेंट एरियाज जो है, उसको आपको समझना होगा. तो कल हमने खत्म किया फर्स्ट इंट्रापर्सनल, दैट इज इंडिविजुअल बिहेवियर, कि भाई इंडिविजुअल जो होता है उसके बिहेवियर को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है. तो उसके अंदर हमने देखा उसकी एबिलिटीज, लर्निंग, एटीट्यूड, परसेप्शन, पर्सनालिटी, मोटिवेशंस, ये सब चीजें उसको अफेक्ट करती है. देन वी आल्सो डिस्कस अबाउट द ग्रुप बिहेवियर, कि भाई ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, वो इंडिविजुअल बिहेवियर से कैसे अलग होता है, ग्रुप क्या होता है, मिनिमम कितने लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग कितने होते हैं, ग्रुप कैसे डिसीजन लेता है, ग्रुप के अंदर ग्रुप कन्फर्मिटी क्या होती है, सोशल लोफिंग क्या होता है, ग्रुप वर्सेस टीम क्या होती है, टीम के अंदर पॉइंट ऑफ सिनर्जी हमने देखा कि भाई 1 + 1 = 11, कि भाई सिनर्जी क्रिएट होती है टीम के अंदर, सब लोग इकट्ठा मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स के बेसिस पे सबका गोल एक ही होता है. यहाँ पे इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, ये हमने देखा. फिर हमने देखा कम्युनिकेशंस, कि भाई अगर वर्क प्लेस पे इफेक्टिव कम्युनिकेशंस है then there will not be any kind of miscommunications and it will not affect the behavior negatively. तो हमें क्लियर कम्युनिकेशंस करना चाहिए सो दैट कि कोई इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट ना हो. लीडरशिप, तो लीडर कौन होता है, वो मैनेजर से कैसे अलग है, लीडरशिप की स्टाइल क्या है, उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसी है, वो चीज़ भी उसकी और उसके फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है. देन वी ऑल्सो सी अबाउट द पावर एंड पॉलिटिक्स. पावर है मतलब एबिलिटीज टू इन्फ्लुएंस, पॉलिटिक्स है मतलब यू आर टेकिंग द अनड्यू एडवांटेजेस. तो वर्क प्लेस पे पावर एंड पॉलिटिक्स का कैसा गेम चल रहा है और उसकी इफेक्ट ग्रुप के बिहेवियर के ऊपर क्या आ रही है, वो हमने एग्जाम्पल के साथ देखा था. कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नेगोशिएशंस, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स, डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज. तो वर्क प्लेस पे हमने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया था कि अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, झगड़ा हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन इज टेंस, लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया, एंड बीइंग अ मैनेजर ही नीड टू प्ले द रोल ऑफ नेगोशिएटर्स एंड ट्राई टू फिल अप द गैप. कम्युनिकेशन गैप है उसको फिल अप करना है एंड बिहेवियर को नॉर्मल टेंडेंसी में लाना है. तो ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस किया था. Okay, let me go ahead. Today we are going to discuss about organizational structure and its impact on behavior part, third part in our scope of OB. कि भाई कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी इम्पैक्ट इंडिविजुअल और ग्रुप के बिहेवियर के ऊपर क्या आ रही है. चलो, उसके अंदर सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इटसेल्फ. कि भाई कंपनी के अंदर कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी इफेक्ट लोगों के ऊपर क्या आ रही है. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. ये कंपनी का स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आप एफवाई के अंदर एसपीबी में पढ़ के आए हैं, सो उसका डिटेल में नहीं जाते हैं, बट एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर वर्सेस डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, वो दोनों में क्या डिफरेंस होता है और बिहेवियर के ऊपर उसकी क्या इम्पैक्ट आएगी, वर्क टाइप के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगी, वो हम एग्जाम्पल से देखते हैं. चलो, सबसे पहले इन द केस ऑफ सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एनी वन ऑफ यू कैन से सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर वर्सेस डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा पावर पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से. याद है किसी को? सर सेंट्रलाइज में इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसेंट्रलाइज में अथॉरिटी ज्यादा होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी और अथॉरिटी कम, मतलब दोनों इक्वल पॉइंट पे नहीं होंगे. ओके, और कोई सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, ये एफआई में एसपीबी में आप पढ़ के आए हैं 2 साल पहले. याद है किसी को? हाँ बोलिए. वन बाय वन बोलिए, चलो जल्दी जल्दी.
सेंट्रलाइज मतलब एक ही के हाथ में सब कुछ होता है, पावर और अथॉरिटी सब। और डिसेंट्रलाइज मतलब जहाँ पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे लेयर के हिसाब से सबको अथॉरिटी और पावर दिया जाता है। यस, वेरी गुड। और कोई कि मैं बोल दूं अभी? सर सेंट्रलाइज्ड में पावर एक ही पर्सन के हाथ में रहता है यस, एंड करेक्ट। और ओके, डिसेंट्रलाइज के तो अंदर हम डिसीजन लोगों को, मेकिंग प्रोसेस हाँ, सेंट्रलाइज में और डिसेंट्रलाइज में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होती है। तो अगर अथॉरिटी डेलीगेट होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो जाएगी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जल्दी हो पाएगा। यस, वेरी गुड। चलिए, तो दिस इज द आंसर विच आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल। कि भी सेंट्रलाइज में क्या होगा कि इन द केस ऑफ सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सारी ऑथोरिटीज, सारी डिसीजन मेकिंग पावर वो सब टॉप मैनेजमेंट के पास है। वो लोग पास ऑन नहीं करते हैं कंपनी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, टॉप मिडल बॉटम ये स्ट्रक्चर जो है, बट वो सभी चीजें टॉप में है, सेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट वुड लाइक टू पास ऑन द ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इवन डिसीजन मेकिंग पावर्स टू द सबऑर्डिनेट्स, टू मिडल एंड बॉटम लेवल एम्प्लॉयज। तो डिसेंट्रलाइज के अंदर ऑथोरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंसर्न बंदे को पास ऑन किया होगा। इवन मिडिल लेवल वाला बंदा, लोअर लेवल वाला बंदा भी अपने डिसीजंस ले पाएगा। तो नाउ हियर नेक्स्ट पॉइंट इज इन द दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वर्क कल्चर कैसा होता है, वो हम उसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे और लोगों के उस इम्पैक्ट क्या आएगी लोगों के ऊपर उसकी, वो चीज हमें देखनी है। चलो, तो एग्जाम्पल से देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई एक कंपनी है कि जहाँ पे सेंट्रलाइज है, दूसरी कंपनी है जहाँ पे डिसेंट्रलाइज है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी शूज मेकिंग कंपनी है, वी आर द शूज मेकिंग कंपनी एंड वी आर मेकिंग द शूज एट गुजरात। और हमारी जो कंपनी है उसका हेड क्वार्टर्स है फॉर एग्जाम्पल यूएस में। कि भाई यूएस वाली कंपनी है और उसका यहाँ पे एक प्रोडक्शन प्लांट है, यहाँ पे एक मैनेजर है जो यहाँ पे काम को देख रहा है। सेंट्रलाइज होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, डिसेंट्रलाइज है तो उस टाइम पे क्या होगा। सेंट्रलाइज होगा तो उस टाइम पे सारे डिसीजंस के भाई कौन से टाइप्स का शूज बनाना है, उसकी डिजाइन पैटर्न, कितने शूज बनाने हैं, वो सब डिसीजंस यूएस में हेड क्वार्टर्स लेगा। डिसेंट्रलाइज होगा तो यहाँ पे ऑथोरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंसर्न कंट्री वाइज दिया होगा। तो यहाँ पे हमारा कंट्री का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो बंदा डिसीजन लेता होगा। भाई इंडिया के कल्चर के बेसिस पे वो बंदा डिसाइड करेगा कि क्या, कौन सा कलर का, कौन सी डिजाइन का, कितने शूज कैसे बनाने हैं। तो सेंट्रलाइज के अंदर टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, डिसेंट्रलाइज के अंदर जो भी कंसर्न बंदा है, कंसर्न एरिया है, उसको अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया हुआ है एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर वर्किंग। चलो, नाउ फॉर एग्जांपल सपोज एज्यूम करिए आपने कि भाई ऐसा होता है कि एक दिन हमें पता चला कि भाई फॉल्टी प्रोडक्शन हो रहा है और ये जो डिजाइन है वो मार्केट में चलने वाली नहीं है, ये इंडियन के कल्चर्स के बेसिस पे ऑपोज है। तो क्या होगा, डिसेंट्रलाइज में आप क्या करोगे अभी और सेंट्रलाइज में आप क्या करोगे। कि भाई कोई पर्टिकुलर आपने देखा कि भाई ये शूज के अंदर फॉल्टी प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छा प्रोडक्शन नहीं है, 9 की जगह पे 9.5 का शूज बन रहा है। और एग्जांपल आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई यूएस वालों ने जो डिजाइन बनाया है उसके अंदर कोई गॉड की इमेज दिख रही है और इंडिया के कल्चर के बेसिस पे वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या होगा, सेंट्रलाइज के अंदर क्या होगा, डिसेंट्रलाइज में क्या होगा, क्वालिटी प्रोडक्शन हो रहा है तो आप सडनली बंद कर पाओगे सेंट्रलाइज में? सेंट्रलाइज में नहीं कर पाएंगे, सेंट्रलाइज में नहीं डिसेंट्रलाइज में होगा। कर पाएंगे। यस, आंसर इज नो। कि भाई सेंट्रलाइज में आपको पता है कि भाई ये कल्चर के खिलाफ है, ये फॉल्टी प्रोडक्शन हो रहा है, बट फिर भी आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई टॉप मैनेजमेंट के पास डिसीजन है, आपको उनको लिख के भेजना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो डिसीजन लेके उसके बाद वो सब कुछ बंद होगा। बट डिसेंट्रलाइज के अंदर आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो कहाँ पे बंदा ज्यादा सेटिस्फाई होगा, कहाँ पे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, परफॉर्मेंस, इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज? Decentralized. Yes, answer is correct. Decentralized. In the case of decentralized, people will be more satisfied कि भाई वो लोग ज्यादा satisfy होंगे क्योंकि वो लोग फील करेंगे यस कंपनी ने मुझे ज्यादा ऑथोरिटीज पावर दिया हुआ है। तो इवन कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है वो चीज भी लोगों के बिहेवियर के ऊपर, उनके सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट इज कल्चर कि भाई कल्चर क्या है और इवन कंपनी का कल्चर क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कल्चर क्या होता है। कल्चर એટલે શું?
चलो मैं बोल देता हूँ. Sir, beliefs, Yes, very good. ideologies. Yes, correct. Culture is a set of beliefs, values, so and so, which is accepted by all the society members. कि कोई भी एक कंट्री है, कोई भी एक सोसाइटीज है, तो उसके अंदर जितने भी लोगों हैं वो सब ने एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट किया है, तो उसे क्या बोलते हैं, वो लोगों का कल्चर. सेम वे इवन वी कैन हैव द ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर. हम उसको वर्क कल्चर भी बोलते हैं कि कोई भी कंपनी है, वो कंपनी का वर्क कल्चर होता है कि भाई कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो कंपनी के बेसिस पे उसका कल्चर होता है. एंड व्हेन बीइंग अ वन इंडिविजुअल ही और सी जॉइन द ऑर्गेनाइजेशंस, वो बंदा वो कंपनी का कल्चर को गेन करेगा. इट इज कॉल्ड एन कल्चराइजेशन. इट इज कॉल्ड एन कल्चर कि भाई वो बंदा वो कल्चर को सीखेगा और उसके हिसाब से ही बिहेव करना स्टार्ट कर देगा. कि चलो कि फॉर एग्जांपल कि वी हैव टू ऑर्गेनाइजेशंस, वन इज टाटा, वन इज रिलायंस. फॉर एग्जांपल चलो कि भाई रिलायंस के अंदर एक बंदे ने ज्वाइन किया, टाटा के अंदर ज्वाइन किया. रिलायंस क्या बिलीव कर रहा है, कुछ भी करो बट कॉन्ट्रैक्ट लेके आओ, पैसा खिलाना हो तो खिलाओ, कुछ भी करो बट कॉन्ट्रैक्ट हमें चाहिए. टाटा क्या ग्रुप क्या बिलीव करता है, उसका कल्चर क्या है कि नहीं भाई हमें तो रूल्स रेगुलेशंस को ही फॉलो करना है. तो जिसने रिलायंस ज्वाइन किया होगा उसका कल्चर कैसा हो जाएगा, उसकी बिलीव्स क्या हो जाएगी कि भाई ब्राइब देना बुरी बात नहीं है. टाटा वाले में क्या होगा, उसका कल्चर कैसा हो जाएगा, वो बिलीव करेगा नहीं भाई हमें नहीं देना है. क्यों, तो कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के कल्चर्स के अगेंस्ट में है. दूसरा एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका वर्क कल्चर कैसा होगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है तो उसका वर्क कल्चर कैसा होगा. कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में क्या होगा कि भाई 11 बजे का टाइम है बट लोग कैसे कितने बजे आएंगे, तो कि 11:30 बजे. क्यों, तो कि भाई अलाउ करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर. प्राइवेट में क्या होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, भाई कंपनी ने बोला है 11 बजे तो 11 बजे लोग आ जाएंगे. तो इवन कंपनी का कल्चर कैसा है उसके बेसिस पे लोगों का बिहेवियर डिसाइड होगा. तो इवन कंपनी का कल्चर कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल. चलो आगे जाते हैं. एचआर पॉलिसीज. So what type of policies our organization is making and what will be its impact on the people of that particular organization, वो भी हमें समझना पड़ेगा. तो हमने एग्जांपल देखा था कि भाई हमारे कंपनी के अंदर सेल्समैन है, तो एक सेल्समैन 300 मोबाइल सेल्स करता है, एक सेल्समैन 600 मोबाइल सेल्स करता है. बट हमारी पॉलिसीज ऐसी है कि भाई डेजिग्नेशंस के बेसिस पे पगार देनी है, सैलरी देनी है. तो दोनों सेल्समैन है तो दोनों का डेजिग्नेशन सेम हुआ तो दोनों को 15,000 मिल रहा है. बट एक बंदा ज्यादा काम कर रहा है, एक बंदा कम काम कर रहा है. सो इवन कंपनी की जो पॉलिसीज होगी उसकी इंपैक्ट लोगों के ऊपर आएगी कि भाई उस टाइप की कंपनी के अंदर लोग डिससेटिस्फाई होंगे. बट बीइंग अ मैनेजर आपने आइडेंटिफाई किया और ऑब्जर्व किया और चेंज किया, एचआर पॉलिसीज को हमने अपडेट किया कि चलो भाई पीस रेट सिस्टम कि भाई अभी हम क्या करेंगे कि जो जितना काम कर रहा है उसको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा. तो वंस अगेन एम्प्लॉइज विल बी सेटिस्फाइड, दे विल फील कि यस मैं ज्यादा काम करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा. तो इवन आपकी कंपनी की पॉलिसीज कैसी है वो चीज भी लोगों के बिहेवियर के ऊपर इंपैक्ट करती है. चलो नेक्स्ट, चेंज एंड चेंज मैनेजमेंट. तो चेंज क्या होता है, व्हाट इज चेंज, व्हाट इज चेंज, एनीवन ऑफ चेंज मींस चेंज એટલે Sir, alteration. ओके यस. और कोई चेंज मींस differentiate, yes simple, something different, that is called change. कि भाई समथिंग डिफरेंट एज कंपेयर टू पास्ट और प्रेजेंट, तो उसे क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं. तो नाउ क्वेश्चन इज चेंज एंड चेंज मैनेजमेंट हमारे यहाँ पे पॉइंट है. तो नाउ क्वेश्चन इज एज एंड व्हेन एनी काइंड ऑफ चेंज इज कमिंग इन आवर लाइफ एज अ ह्यूमन बीइंग, whether we always accept the change. Question No. is No. question is No, sir, it's depend upon person to person. as and when the change is coming in our life as a human being, our human tendency is to accept or oppose the change. Answer is Oppose the change. yes, we do not like the change because being a human beings we are habitual with the specific aspect. कि भाई हम habitual हो जाएंगे और उसके बेसिस पे ही हम बिहेव करेंगे, परफॉर्म करेंगे. बट सडनली कोई चेंजेस आता है
देन आवर ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई हमें जल्दी से वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। कि फॉर एग्जांपल सेम थिंग कि भाई मैं तो रेगुलर क्लासरूम में पढ़ाता था, तो मुझे क्या अच्छा लगता था, यस मैं क्लासरूम में जाऊंगा और क्लासरूम में पढ़ाऊंगा तो मुझे अच्छा लगता था, आई विल फील सेटिस्फाइड कि यस क्लासरूम में मुझे अच्छा लगता है। बट सडनली क्या हो गया, नाउ स्विच ऑफ योर माइक्स, बट सडनली क्या हो गया कि भाई सिचुएशन चेंज हो गई, एंड नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशंस आई नीड टू टेक द लेक्चर्स ऑनलाइन। तो ये चेंज आ गया, तो मुझे क्या लग रहा है, अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ कि यार मैं तो अकेला अकेला लैपटॉप के सामने बोल रहा हूँ, तो आई डू नॉट फील कंफर्टेबल विच आई वॉज इन द पास्ट। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई चेंज हो जाएगा तो आपको सडनली वो अच्छा नहीं लगेगा कि भाई बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी ऑलवेज ऑपोज कि नहीं यार आमा मजा નથી આવતી, આપણે જે પહેલા હતું એ સારું હતું। तो वी ऑलवेज सेज कि भाई जो पास्ट में चल रहा था, जो हैबिचुअल हम जो बन गए थे, वो चीज अच्छी है एज कंपेयर टू प्रेजेंट। Sir, हाँ sir, बोलो। it's not necessary na that everyone will oppose to change. वो पर्सन टू That पर्सन होगा ना if, कि भाई बीइंग वन इंडिविजुअल। we are making changes in management, that not necessary that there will everyone will oppose that. हाँ वो क्या हो जाएगा, वो इंडिविजुअल के बेसिस पे परसेप्शन वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे कि भाई परसेप्शन लोगों का चेंज होगा, उसके बेसिस पे वो लोग सिचुएशंस को चेंज होगा, बराबर। कोई अच्छी तरह से देखेगा, कोई नेगेटिवली देखेगा, कोई सेम सिचुएशन फॉर एग्जांपल करंट सिचुएशंस कि भाई करंट सिचुएशंस में मैं कैसे देख रहा हूँ कि यार मैं तो अकेला अकेला बोल रहा हूँ, कोई पॉजिटिव बंदा है तो वो कैसे देखेगा ये चेंज को कि नहीं यार ये तो अच्छा हो गया कि भाई मुझे तो घर पे बैठ के शांति से यहाँ पे देखना है, तो मुझे कॉलेज भी नहीं जाना पड़ रहा है, लाइक दैट। तो चेंज के अंदर क्या होगा, ह्यूमन टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ कि भाई बीइंग अ इंडिविजुअल वी ऑलवेज नॉट कंफर्टेबल विद द चेंज, वी एक्सेप्ट इट नॉर्मली बट वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द चेंज। चलो आगे जाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें ज्यादा क्लियर होगा कि भाई कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है और कोई पॉलिसीज चेंज होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस लाना होता है। तो उस टाइम पे लोग अपोज करते हैं और हमें उसको हैंडल करना है, दिस इज द टास्क ऑफ मैनेजर, तो उसे बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट। तो उसके अंदर उसको क्या करना है, 3 स्टेप प्रोसेस है, सिलेबस में अगर होगा तो हम डिटेल में पढ़ेंगे उस टाइम पे कि देयर आर द 3 स्टेप प्रोसेस लाइक अनफ्रीजिंग, इम्प्लीमेंट द चेंज एंड रीफ्रीजिंग, ऐसा करके एक प्रोसेस है। तो मैनेजर के रूप में आपको क्या करना है, यू नीड टू कन्विंस द पीपल टू एक्सेप्ट द चेंज। आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई क्या उनको रोक रहा है, अनफ्रीजिंग में आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्या उसको रोक रहा है, वो लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं चेंज को। देन उनको कन्विंस करना है, दैट इज इम्प्लीमेंटिंग द चेंज। स्लोली ग्रेजुअली हमने उसको ट्रेनिंग दिया, लोगों को समझाया कि भाई ऑनलाइन लेक्चर्स कैसे लेते हैं, क्या करना है कैसे नहीं, तो धीरे धीरे लोगों को समझाया, कन्विंस किया, इम्प्लीमेंट द चेंज एंड रीफ्रीजिंग कि भाई वो लोग नए सिचुएशंस में अपने आप को हैबिचुअल कर देंगे, तो उसे रीफ्रीजिंग बोलेंगे। तो सेम वे एट द वर्क प्लेस कि फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी थी यहाँ पे गुजरात के अंदर और हम यहाँ पे लिक्योर बना रहे थे, सपोज कि भाई हमारी यहाँ पे दारू की फैक्ट्री थी, सडनली गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट ने लिक्योर पे बैन लगा दिया कि भाई अभी गुजरात के अंदर लिक्योर नहीं बनेगा। तो सडनली हमारी कंपनी रातों रात बंद हो गई और अभी हमें डिसीजन लेनी है कि चलो भाई अभी हमारी कंपनी यहाँ गुजरात से लेके हमें महाराष्ट्र में शिफ्ट करनी है। तो वंस अगेन व्हेन वी जस्ट आस्क टू आवर एम्प्लॉइज कि चलो भाई हम सबको अभी नेक्स्ट वीक से मुंबई जाना है, तो वंस अगेन चेंज आ गया, लोग जल्दी से उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग उसका अपोज करेंगे। हम वहां पे जाके नए एम्प्लॉइज भी सडनली नहीं ले सकते, क्यों, तो कि भाई सभी एम्प्लॉइज नहीं होंगे तो सबको पता नहीं होगा, सबको ट्रेनिंग देना पड़ेगा और इट विल टेक अ टाइम। तो हमें डेफिनेटली यहाँ से अच्छे अच्छे बंदों को लेके जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, दैट इज अनफ्रीजिंग, इम्प्लीमेंट द चेंज एंड रीफ्रीजिंग, वो प्रोसेस हमें यहाँ पे करनी होगी। हमें आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले अनफ्रीजिंग में क्या चीज है जो लोगों को रोक रही है मुंबई आने से। तो भाई एम्प्लॉयज से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि भाई हमारा यहाँ पे घर है, हमारे बच्चों की स्कूल्स है, तो ये सारे इश्यूज हो जाएंगे, महाराष्ट्र में खर्चा ज्यादा होगा, वहाँ पे सैलरी इतनी देगी तो हमें परवड़ेगा नहीं, लाइक दैट। तो ये सारे पॉइंट्स लोग कहेंगे, तो हमें उसके बेसिस पे कन्विंस करना है इम्प्लीमेंट द चेंज के टाइम पे कि भाई हम आपको कंपनी की तरफ से यहाँ पे एचआरए आपका बढ़ा देंगे, सैलरी इंक्रीज कर देंगे, आपके बच्चों का एडमिशन वहाँ पे करवा देंगे, लाइक दैट। सो पीपल विल बी स्लोली ग्रेजुअली कन्विंस, और वहाँ पे आ गए, फैक्ट्री स्टार्ट हो गई धीरे धीरे एंड
slowly and gradually they will habitual with the working in Maharashtra. So that is refreezing. तो ऐसा करके आपको चेंज को मैनेज करना है. तो यहाँ पे पॉइंट हमारा ऐसा है कि कंपनी के अंदर सडनली चेंज आता है तो लोग उसे अपोज करते हैं और उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है, अपोजिंग हो जाता है. लोग चेंज के लिए हमेशा तैयार नहीं रहते हैं. तो आपको क्या करना है, उनको कन्विंस करना है, चेंज को मैनेज करना है, सो दैट पीपल विल नॉट अपोज, पीपल विल बिहेव इन अ पॉजिटिव वे, पीपल विल एक्सेप्ट द चेंज. तो उसे बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट. लास्ट वन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. तो सबसे पहला स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेस? Mental pressure. Sir, stress management, it means if we have efficient means effective stress management, then it will be help to us to reduce our stress level. यस, ओके. सबसे पहले स्ट्रेस, तो स्ट्रेस में आंसर है, स्ट्रेस मीन्स मेंटल ओवरलोड. यस, Mental- करेक्ट. Burden of Physical working condition. condition, maybe mental or physical. यस, करेक्ट. आंसर इज करेक्ट. कि स्ट्रेस का सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मेंटल स्ट्रेस इज अ मेंटल प्रेशर्स व्हिच अ पर्टिकुलर पर्सन इज फीलिंग इन अ वन पर्टिकुलर सिचुएशंस. तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं. सो बीइंग अ वन इंडिविजुअल व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस, कि भाई स्ट्रेस पे आप जब होते हो तो स्ट्रेस आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर उसकी इम्पैक्ट आती है. चलो, बीइंग अ वन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, आप कब स्ट्रेस में आओगे, आप कब स्ट्रेस में आओगे? Exam time. यस, Exam. ड्यूरिंग द एग्जाम. कि भाई When exam time comes. क्या हुआ कि भाई एग्जाम के अंदर कैसे कैसे स्ट्रेस आ सकता है कि भाई एग्जाम में अगले दिन पे मेरी लाइट चली गई थी घर पे, तो मैं अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाया, तो एग्जाम में मेरे को स्ट्रेस होगा. मेरे आजू बाजू वाले जो लोग आए हैं सीट नंबर के बेसिस पे, वो साले पढ़ के नहीं आते हैं, वो अच्छा दिखते नहीं है, तो मेरे को स्ट्रेस आएगा. फिर जो कंसर्न सुपरवाइजर्स है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, आजू बाजू देखने नहीं देता, तो मेरे को स्ट्रेस आएगा. फिर एक्सट्रीम, मैं घर से पढ़ के आया हूँ अकाउंट और वहां पे जाके पता चला कि आज तो मैनेजमेंट का पेपर है, तो मेरे को स्ट्रेस आएगा. So these are the various ways through which a persons are coming under stress. तो क्या हो जाएगा, आप सडनली स्ट्रेस में आ जाओगे तो वो चीज आपकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करेगी. कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारा स्ट्रेस ले लेते हैं कि भाई मैं घर से पढ़ के आया हूँ, मुझे सब कुछ आता है, बट एग्जाम में सडनली क्या होता है, आप स्ट्रेस में आ जाते हो. पेपर देखा, सिचुएशन, एनवायरनमेंट देखा कि सब लोग बहुत ऐसे ऐसे बैठ रहे, बहुत बहुत लिख रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर फीलिंग अंडर स्ट्रेस. और स्ट्रेस के कारण क्या होता है, आप सब कुछ भूल जाते हो और अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हो. तो सेम थिंग एट द वर्क प्लेस. At the workplace, when our employees are under the stress, they might perform well, they might not able to perform well. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेस के कारण आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा. कम होगा. कम होगा. Yes. कोई बोलता है कि भाई स्ट्रेस के कारण मेरा परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है. सर हो भी सकता है, बट डिपेंड ऑन पर्सन ना सर. अगर कोई पर्सन पॉजिटिवली स्ट्रेस को ले रहा है तो बढ़ भी सकता है सर. यस, ये हम SY के अंदर HRA में पढ़ के आए हैं कि स्ट्रेस के कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस, EU स्ट्रेस एंड DU स्ट्रेस. ये हम पढ़ के आए हैं. EU का मतलब होता है पॉजिटिव, कि जहाँ पे स्ट्रेस आपको मोटिवेट करता है कि नहीं मुझे काम करना है, काम करना है. कि फॉर एग्जाम्पल अ डे बिफोर द एग्जाम आपको पता है कि कल एग्जाम है, तो बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी अंडर स्ट्रेस एंड यू विल स्टार्ट रीडिंग मोर एंड मोर. कि रेगुलर दिन में आप 1 घंटा पढ़ते थे, बट एग्जाम के अगले दिन आप 5 घंटा पढ़ोगे. क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रेस मोटिवेट करता है कि चलो भाई मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, लाइक दैट. इवन स्ट्रेस विल अफेक्ट नेगेटिवली कि भाई आपका ओवरलोड हो गया, एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस आपका अभी परफॉर्मेंस रिड्यूस करेगा. क्या हुआ? आ रही है ना आवाज क्लियरली? सर Yes, वो sir. टर्म्स रिपीट कीजिए ना, वो 2 टाइप के स्ट्रेस आपने कहे. स्ट्रेस बेटा 2 टाइप के होते हैं, EU स्ट्रेस एंड DU स्ट्रेस. EU स्ट्रेस EU हाँ, EU और एंड DU. DU. हाँ, EU स्ट्रेस, Okay, DU स्ट्रेस. और सिंपल वर्ड्स में बोले तो पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस. तो पॉजिटिव स्ट्रेस होगा तो उस टाइम पे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, बट नेगेटिव स्ट्रेस होगा तो उस टाइम पे आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा.
कि एग्जाम के अगले दिन मेरा पॉजिटिव स्ट्रेस है तो मैं ज्यादा पढ़ूंगा, बट एग्जाम के दिन में सडनली एनवायरनमेंट दिखा, आजू बाजू वाले लोग देखे, सुपरवाइजर्स देखा, नंबर लिखने में गलती हो गई, तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो गया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो उस दिन पे मेरा परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेस। हाँ बोलो सर, EU और DU का फुल फॉर्म कुछ होता है क्या? नहीं बेटा, यही है पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंपल, और उसका नाम है सिर्फ EU और DU। ओके। HRM के अंदर जाओगे ना तो HRM में ये पढ़ के आए आप सब लोग। चलो आगे जाते हैं। नाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजर के रूप में क्या करना है कि भाई वर्क प्लेस पे हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको स्ट्रेस होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बीइंग अ मैनेजर आपने ऑब्जर्व किया कि भाई स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगा तो उनका परफॉर्मेंस खराब होगा, बिहेवियर खराब हो जाएगा, बट अप टू द सर्टेन लेवल इट विल हेल्प पॉजिटिवली। तो मैनेजर के रूप में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेरे यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज हैं उनकी एबिलिटीज कैसी है, कौन सा बंदा कितना काम कर सकता है, एंड बेस्ड ऑन दैट आई नीड टू टेक अ डिसीजंस कि भाई कौन से बंदे को क्या काम करना है, कितना काम देना है, और वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, डेडलाइन वाला काम कौन अच्छा कर पाएगा, कौन अच्छा नहीं कर पाएगा, तो वो डिसीजंस मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर लेनी है। इवन आई नीड टू टेक अ ways to reduce the stress of my employees। वो strategies थी, वो सब कुछ है, बट यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। क्लियर? तो दिस इज द पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे फैक्टर्स हमारे स्ट्रक्चर रिलेटेड है, जो लोगों के बिहेवियर के ऊपर, इंडिविजुअल ग्रुप के ऊपर उसकी इम्पैक्ट आएगी। क्लियर? दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। Okay, very good. Okay, so herewith we declare the completion of syllabus of OB, because ये सारे chapters है कि जो आप OB के अंदर पढ़ने वाले हो, और ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, तो हमारा जो OB का सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है, और फिर हम अगले सेमेस्टर में मिलेंगे विद द सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। चलेगा ना? ओके सर मजाक मत करो यार, इतना सारा है, आप बोल रहे हो कि ये एक टॉपिक में पूरा खत्म, मतलब खुश, अगर आप 70 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आराम से लिख देंगे, पर ओके, मैं तो मस्ती कर रहा था, टेक इट लाइटली। तो ये सारा सिलेबस, ये सब चैप्टर्स है, आप पूरे का पूरा ओबी आपको समझना है तो ये एक स्लाइड से आप पूरा ओबी समझ सकते हो, ऐसा मेरा पॉइंट था। अगर ये आपने समझ लिया ना, तो इसके बेसिस पे आप 2 पॉइंट एग्जाम में लिख पाओगे। ओबी फ्रेमवर्क करके आएगा एक नेक्स्ट पॉइंट, तो उसके अंदर भी यही सब कुछ आएगा। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये चीज के बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो ये फिगर आप याद कर लेना, तो इसके बेसिस पे आपको इजी